डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम जनाब। आपके साथ एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ इमिग्रेशन के टॉपिक के ऊपर। हमें पता है कि जब आप कनाडा की इमिग्रेशन के बारे में प्लान करते हैं तो एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे ज़हन में आता है वो ये कि जनाब हमारे पास शुरू में कितने फंड्स होने चाहिए जब हम कनाडा में अपनी फैमिली के साथ लैंड करें। तो हम चंद माह जब तक हमें जॉब नहीं मिलती, से अबाउट 6 months टाइम पीरियड, हमें जब जॉब नहीं मिलती है, अभी हम प्रॉपर्ली सेटल नहीं होते हैं, कोई अपना कारोबार शुरू नहीं कर पाते हैं, तो हम उन पैसों से गुजारा कर सकें। तो जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है कनाडा का, उन्होंने इसके ऊपर एक अपनी वेबसाइट के ऊपर डिटेल दी होती है कि जनाब ये जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है, जिसको प्रूफ ऑफ फंड लोग कह देते हैं, वो आपके डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। यानी अगर आप अकेले आ रहे हैं तो फंड्स थोड़े रिक्वायर्ड होंगे, अगर आप स्पाउस को लेके आ रहे हैं, 7 बच्चे भी हैं, तो फंड्स की रिक्वायरमेंट कुछ और होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये फंड्स जो उनसे हैं इनकी रिक्वायरमेंट कितनी है डिफरेंट फैमिली साइज के हवाले से, और फिर जिनको प्रूफ ऑफ फंड्स कहा जाता है कनाडा के इमिग्रेशन लॉ के तहत किस चीज़ को वो सबूत के तौर पे एक्सेप्ट करेंगे और किस चीज़ को वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और इसके अलावा ये प्रूफ ऑफ फंड्स किस कैटेगरी के एप्लीकेंट्स के ऊपर अप्लाई होगा और किस कैटेगरी के एप्लीकेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो लिहाजा जनाब ये एक दिलचस्प और मालूमाती वीडियो, इसको गौर से सुनें। जब ये प्रूफ ऑफ फंड जो जाहिर बात है अप्लाई होता है आपके स्किल्ड इमिग्रेंट्स जो आपके एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में आते हैं, तो ये जो कनाडा की गवर्नमेंट है यानी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, ये इसको हर साल अपडेट करती है। जाहिर बात है इन्फ्लेशन या अफरात दर की वजह से महंगाई जैसा बढ़ती है तो वो इन फिगर्स को अपडेट करते हैं हर साल। तो अभी जो करंटली फिगर चल रही है उसमें ये कि आपने अगर अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है इमिग्रेशन वेबसाइट के ऊपर कनाडा की, तो आपने 25 अप्रैल 2023 से पहले या उस डेट तक, इस कट ऑफ डेट तक अपनी उस प्रोफाइल को अपडेट करना है फंड्स के हवाले से कि जी आपके पास रिक्वायर्ड फंड्स मौजूद हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके ज़हन में होना चाहिए। अब दूसरा जनाब जो रिलेटेड सवाल है कि ये प्रूफ ऑफ फंड्स किस कैटेगरी के एप्लीकेंट्स के ऊपर अप्लाई होगा। तो जनाब ये अप्लाई होगा जो स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम है उसके लिए, और जो फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम। तो इसका दोनों ही जो फेडरल कैटेगरीज हैं, चाहे फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में आप आ रहे हैं तो चाहे फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम में आ रहे हैं, आपको ये प्रूफ ऑफ फंड्स जो है ये आपके ऊपर इसका इतलाक होगा, ये अप्लाई होगा और आपने इसके बारे में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना है। अब एक और सवाल जो आपके ज़हन में आएगा कि क्या हर एप्लीकेंट को ये प्रूफ ऑफ फंड्स जो है वो शो करने पड़ेंगे? नहीं जनाब, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहली एक्सेप्शन है जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में लोग फॉल करते हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको तजर्बा है, उनको ये प्रूफ ऑफ फंड देने की जरूरत नहीं है। बिकॉज इमिग्रेंट अथॉरिटीज़ का ख्याल है कि जिस बंदे के पास ऑलरेडी कनाडा का तजर्बा है उसको बासानी नौकरी मिल जाएगी, तो उसको अपने साथ ये फंड्स लाने की या दिखाने की जरूरत नहीं। और दूसरे वो लोग जिनके पास कोई वैलिड जॉब ऑफर है, जो आप पहली बार रहे हैं, यानी वो चाहे वो एक्सप्रेस एंट्री में फेडरल स्किल्ड कैटेगरी में आ रहे हैं, फेडरल स्किल्ड वर्कर्स के तौर पे या फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम में, लेकिन उनके पास वैलिड जॉब ऑफर है, तो इन दोनों सिचुएशन के अंदर आपको ये प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने की जरूरत नहीं है, इसका आप पे इतलाक नहीं होगा। अब जनाब जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके ज़हन में ये सवाल हुआ कि जनाब कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है जिन लोगों ने प्रूफ ऑफ फंड दिखाने में। मैंने बताया कि हर साल ये इसको रिवाइज करते हैं, तो भी करंटली जो है वो 25 अप्रैल 2023 का जो कट ऑफ डेट पे जो उन्होंने इसको अपडेट किया है उसके हवाले से आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो आपको ये टेबल नजर आ रहा है जो आपके लिए मैंने ड्रॉ किया हुआ है। इसके एक कॉलम में हम बता रहे हैं नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स और दूसरे में हम बता रहे हैं फंड्स रिक्वायर्ड इन कैनेडियन डॉलर्स। मिसाल के तौर पर अगर आप अकेले शख्स हैं तो आपको सिर्फ $13,757 आपके पास होने चाहिए, उनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए कि ये फंड्स आपके पास अवेलेबल हैं। इस अगर आप 2 अशखास हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, तो 17,127। और इस तरह मिसाल के तौर पे अगर आप 5 लोग हैं यानी 3 बच्चे साथ शामिल हैं तो फिर आपके पास $28,994 होने चाहिए। अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है यानी 7 अशखास पे आप हैं मुश्तमिल, यानी 5 बच्चे और मियाँ भी मिसाल के तौर पे, तो फिर 36,407। और क्योंकि जनरली कनाडा में जाहिर होता है बहुत लार्ज फैमिलीज का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो उन्होंने अप टू 7 पर्सन तो ये टेबल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब अगर आपके फैमिली मेंबर इससे भी ज्यादा हैं, यानी आपके 6-7 बच्चे हैं, तो फिर इस केस में टोटल का नंबर जो 7 है, इससे आगे जो 8वां शख्स होगा उसके लिए आपको हर एडिशनल फैमिली मेंबर के लिए सिर्फ $3,706 रिक्वायर्ड होंगे। तो जितने भी 7 के हिस्से के अलावा फैमिली मेंबर्स यानी 8 फैमिली मेंबर्स हैं, 9 फैमिली मेंबर्स हैं, 10 फैमिली मेंबर्स हैं, हर एक एडिशनल फैमिली मेंबर के लिए आपको $3,706 जो हैं वो आपको फंड्स दिखाने पड़ेंगे। अच्छा जो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो प्रूफ ऑफ फंड्स के हवाले से, उसमें उन्होंने एक जनरल कानून बनाया हुआ है जिसमें ऑफ कोर्स जब आप किसी
इमिग्रेशन कंसल्टेंट से बात करेंगे तो आपको बताएगा कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। लेकिन वो ये कहना ये चाहते हैं कि जनाब प्रूफ ऑफ फंड्स के लिए वो किस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। वो ये कहते हैं कि जनाब आपके पास सब्सटैंशियल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए कि ये फंड्स जो से हैं लिक्विड फंड की सूरत में आपके पास रेडिली अवेलेबल है जब आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जिस टाइम पे आपकी इमिग्रेशन जो से है उसका परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस वीज़ा आपको इशू हो गया हुआ है, तो आपके पास ये फंड्स होने चाहिए अभी। तो इसका मिसाल के तौर पे इसमें वो कुछ एक्सेप्शन दे रहे हैं कि जी अगर आपके घर में कोई इक्विटी और आपने कहा कि हाँ जी मैंने बोरोड मनी से घर बनाया और इसमें जनाब 20% मेरी इक्विटी है, वो कहते हैं जी इसको नहीं हम मानेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको तो मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो उनका ख्याल है कि जी अगर आप इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से आ रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपने बोरोड मनी से कोई घर मॉर्गेज के ऊपर लिया हुआ है तो उसमें आप कह रहे हैं जी मेरी 20-25% इक्विटी है, तो उसको ये फंड में कंसिडर नहीं करेंगे। उनको पता है बड़ा मुश्किल काम होगा क्योंकि उसमें लोन भी बैंक का या मॉर्गेज एजेंसी का शामिल है, फिर उसको बेचेंगे मिसाइल पैदा होंगे। पहली बात तो ये कि उस इक्विटी को ये फंड्स में शामिल नहीं करते। और दूसरी बात ये कि आपने कोई जो लोन है कोई बोरोड मनी अपने ना किसी से पैसा बोरो कर लिया और आप कह रहे हैं कि यार मैंने लोन लिया हुआ है नाउ दिस बिलोंग्स टू मी और मैंने 3 साल या 4 साल के बाद देना है और मैं इसको 3 साल के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर आप ऐसी भी कोई स्टूपिड किस्म की डेक्लेरेशन दे देते हैं गलती से कि ये बोरोड मनी है मैंने रिश्तेदार से चाहे लिए किसी और से, तो ये उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का आप बहुत ख्याल रखेंगे। अच्छा देखिए इसमें जो प्रूफ ऑफ फंड्स के हवाले से बात कर रहे हैं, आपको पता है कि इन मुल्कों में बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है और द वर्ल्ड वाइड बैंक्स जो दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, हमारे मुल्कों के अंदर भी बैंक्स का रोल है। तो ये कहते हैं कि जनाब जब आपने फंड्स के बारे में बात करनी है तो जो सबसे ऑथेंटिक जो एविडेंस ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो ये काबिल कबूल होगा इमिग्रेशन अथॉरिटीज को, वो होगा बैंक के लेटर हेड के ऊपर इस बात की तस्दीक कि जनाब ये शख्स हमारा क्लाइंट है या ये मियां बीवी हमारे क्लाइंट हैं और इनके अकाउंट में इतने पैसे मौजूद हैं जो ये रेडिली विड्रॉ कर सकते हैं। या मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो उसके बारे में भी बैंक बताएगा कि जनाब ये तो इनका अपना पैसा है, इसमें जनाब इतना जो है इन्होंने हमारा वाजिब अदा था कि ये नेट अमाउंट जो सी है वो उस टेबल के साथ मैच करेगी जो फंड्स आपके पास अवेलेबल है। तो ये सब की सब चीज़ें जो सी हैं उसमें आपका अकाउंट नंबर भी दिया गया होगा, आपका एड्रेस भी दिया गया होगा, आपका लीगल नेम होगा, एवरीथिंग, ताकि इमिग्रेशन अथॉरिटीज उसको वेरीफाई कर सकें कि जनाबे वाला ये फंड्स और ये बैंक अकाउंट्स की जो डिटेल्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं ये जेन्युइन है और ये पैसे आपके ही हैं और जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है उसको हम आसानी निकाल सकते हैं और जब जरूरत पड़ती है उसको खर्च कर सकते हैं, यानी कनाडा में अपने इनिशियल एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, जिसको कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस कहा जाता है। अच्छा जनाब एक और जो इंटरेस्टिंग सवाल आपके ज़हन में आएगा वो ये कि जनाब ये जो टेबल के अंदर थ्रेशहोल्ड या लिमिट सेट कर दी गई है, अगर कोई शख्स इससे ज्यादा पैसा लाना चाहे तो क्या उसकी ममानत तो नहीं है? जी जनाब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसकी कतन ममानत नहीं है, बिकॉज ये मिनिमम अमाउंट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। और बल्कि वो आपको ये एडवाइस करते हैं कि आप अपनी पूरी रैकी करें, सर्वे करें, आप किस शहर में कनाडा के आके सेटल होना चाहते हैं, वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, आप किस टाइप के खर्चे उठाना चाहते हैं। होता है कुछ लोग हो गए वो कहेंगे आते साथ ही हमने नई गाड़ी खरीदनी है या हमने कोई घर मॉर्गेज के ऊपर उठाना है मिसाल के तौर पे, या कोई और इस तरह के जो बड़े खर्चे में करना चाहते हैं। तो आप जितने ज़्यादा पैसे अपने साथ ला सकते हैं आपको उसकी कानूनी तौर पे इजाज़त है, लेकिन वो मिनिमम अमाउंट से ज़्यादा होने चाहिए डेफिनेटली। तो इसका मतलब एक्सेस अमाउंट लाने पे कोई बार नहीं है, ये एक पीस ऑफ माइंड आपके लिए होना चाहिए। अच्छा जनाब इसमें फिर एक जो रिलेटेड सवाल और आता है कि जनाब अगर आप जब एज ए न्यू इमिग्रेंट फर्स्ट टाइम लैंड कर रहे हैं तो बेशुमार लोग अपने साथ कैश लेके आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जिन मुल्कों से आ रहे हैं वहाँ पे भी पाबंदियाँ होती हैं, जैसा पाकिस्तान में इंडिया में आप एक सर्टेन अमाउंट ही ला सकते हैं। लेकिन हम इसको समझाने के लिए बात कर रहे हैं कि कानून कनाडा का ये कहता है और ये इंटरनेशनल लॉ भी है कि अगर आप $10,000 से ज़्यादा की अमाउंट लेके आ रहे हैं कैश में आपके साथ, ठीक है, या वो ट्रेजरी बिल्स की सूरत में है, वो करेंसी नोट्स की सूरत में है, वो बैंक ड्राफ्ट ऐसी चीज़, तो आपने जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज है, जो बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर है, जिसको बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर कहते हैं, उसको आपने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि जनाब मैं $10,000 से ज़्यादा की अमाउंट ला रहा हूँ, यानी ये डेक्लेरेशन जो है दिस इज मैंडेटरी। अगर आप हाइड करेंगे, नहीं बताएंगे, कंसील करेंगे, $10,000 से ज़्यादा आपके पास हैं, तो वो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं वो इन फंड्स को सीज भी कर सकते हैं, आपको कैद भी कर सकते हैं, आपको ऊपर जुर्माना भी आयद कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो आपने अपने जहन में मलूज़ खातिर रखनी है ताकि आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि इमिग्रेशन एक बड़ा सेंसिटिव मैटर होता है। जब आप एक कंट्री का बॉर्डर अपने मुल्क से निकल के दूसरे मुल्क के अंदर आ रहे हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली उस पॉइंट के ऊपर ये सब चेक्स अप्लाई किए जाते हैं ताकि देखा जाए कि आप कितने लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं और आप कुछ एग्जिस्टिंग लॉ को ब्रीच तो नहीं कर रहे, उसको उसे कहते हैं
तोड़ तो नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी जनाब इंपॉर्टेंट है जो आपके जहन में होनी चाहिए। तो जनाब इस ब्रीफ वीडियो मैंने क्विकली आपके साथ शेयर किया कि ये जो प्रूफ ऑफ फंड्स है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और एज एन एप्लीकेंट फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन आपको कौन से फंड्स कितनी तादाद में रिक्वायर्ड है, फंड्स की सूरत में आपके पास होने चाहिए, प्राइमरीली वो लिक्विड फंड्स हो तो दे आर एक्सेप्टेबल। इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ अपने पर्सनल तजर्बे से आपको शेयर करता हूँ। मैंने पीछे एक्विटी की बात की थी, तो आपके जहन में होगा कि अच्छा यार, तो अगर किसी लोग हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया में लोगों के पास प्लॉट्स भी होते हैं, अब प्लॉट जो होते हैं तो उसमें हमने 100% पेमेंट की होती है, वो 100% एक्विटी बेस होते हैं। तो मुझे याद है जब मैंने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया था, पुरानी बात कर रहा हूँ 2014 की, तो मेरे पास भी कुछ प्लॉट्स थे, तो मैंने वो सोसाइटी से लिखवा दिया था कि जनाब एक लेटर हेड के ऊपर उनके कि जनाब ये बंदा इतने इतने प्लॉट्स का मालिक है और इन प्लॉट्स की इस वक्त करंट मार्केट वैल्यू ये है। तो उसको कैनेडियन इमिग्रेशन ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो बोरोड मनी के ऊपर वो मॉर्गेज है या कोई और, तो वो एक डिफरेंट केस है। जो एक्विटी के बारे से बात की, हाँ अगर आपने फुली पेड कोई प्लॉट लिया हुआ है, दैट इज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, दैट इन्वेस्टमेंट इज योर मनी। तो आप कह सकते हैं ना कि ये तो मेरी इन्वेस्टमेंट है, ये मेरा प्लॉट है, आई कैन सेल इट ऑफ एट एनी पॉइंट इन टाइम, और जनाब ये देखें ये टोटल इसकी मालियत ही है, तो फिर वो जो कैनेडियन इमिग्रेशन है वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मेरे केस में मैंने कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं साल लगाई थी, मैंने वो प्लॉट्स ही की कीमत लगाई थी, वेरीफाइड बाय द रिस्पेक्टिव सोसाइटी कि जनाब ये बंदे की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, और ये जब चाहे इनको रेडिली कैश में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये भी एक एडिशनल टिप मैंने आपको दे दिया जब आप कनाडा में इमिग्रेशन की प्लान कर रहे हो। तो उम्मीद है जनाब आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो जनाब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर और लाइक करें। इससे हमारी हौसला अफजाई भी होगी, और फ्यूचर में आपके लिए इस तरह के दिलचस्प और मालूमाती कॉन्टेंट्स मैं और जल्दी तैयार करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। तो जनाब अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में हमें याद रखें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।